आज हम हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की परतों को खोलने जा रहे हैं जो रिलीज के वक्त तो एक पहेली थी, लेकिन आज एक मिसाल बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं 1994 की अंदाज अपना अपना की। हमारे पास इस पर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी समालोचना है और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन करने वाली ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कल्ट कॉमेडी आखिर कैसे बन गई। ये सवाल ही अपने आप में बहुत मजेदार है, क्योंकि कल्ट का दर्जा वो कोई अवार्ड नहीं है। सही बात है। वो एक सम्मान है जो दर्शक किसी फिल्म को सालों बाद देते हैं। मतलब ये पहली नजर का प्यार नहीं है, बल्कि एक गहरा रिश्ता है जो बार बार देखने पर बनता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी रिश्ते की बनावट को समझने पर होगी। हाँ बिल्कुल, कि आखिर इस फिल्म के आर्किटेक्चर में, इसकी कहानी, इसके किरदारों में ऐसा क्या खास था जिसने इसे वक्त के साथ धुंधला नहीं होने दिया, बल्कि और चमका दिया। वो खोल कर देखते हैं। सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब ये फिल्म आई थी, 90 का दशक। मेरे जहन में तो रोमांस और एक्शन का दौर आता है। हम आपके हैं कौन जैसी पारिवारिक फिल्में थीं, या फिर एक्शन से भरपूर मारधाड़ वाली। ऐसे में एक सीधी साधी कॉमेडी कहाँ फिट होती थी? एकदम सही पकड़ा आपने। वो एक संक्रमण का दौर था। सिनेमा बदल रहा था, लेकिन धीरे धीरे। उस वक्त की ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडी एक साइड ट्रैक की तरह होती थी, जो मुख्य कहानी के तनाव को कम करने का काम करती थी। हाँ, एक कॉमेडियन होता था अलग से। बिल्कुल, लेकिन अंदाज अपना अपना एक ऐसा प्रयोग था जिसका एकमात्र मकसद था हंसाना, शुरू से अंत तक। इसमें कोई बड़ा सामाजिक संदेश नहीं था, कोई जबरदस्ती का मेलोड्रामा नहीं था, कोई बदला नहीं लेना था, और शायद सिर्फ हंसाने के लिए हंसाने का ये विचार ही उस दौर के दर्शकों के लिए थोड़ा अजीब था। वो शायद फिल्म में और भी कुछ ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिला नहीं, और शायद यही वजह थी कि लोग इससे तुरंत जुड़ नहीं पाए। लेकिन अब जब हम इसकी कहानी को देखते हैं तो वो तो बहुत सीधी है। दो बेरोजगार लड़के, अमर और प्रेम, एक अमीर लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं। इसमें ऐसा क्या अनोखा था? अनोखा कहानी में नहीं, उसकी कहने के अंदाज में था। फिल्म का जो ढांचा है वो पारंपरिक नहीं है, जहाँ एक घटना दूसरी से मजबूती से जुड़ी हो। अच्छा, ये असल में छोटे छोटे मजेदार स्केचेस का एक गुलदस्ता है। स्केचेस जैसे हर सीन अपने आप में लगभग पूरा है। आप अमर प्रेम की पहली मुलाकात को अलग से देखें, वो मजेदार है। हाँ, वो तो है। रवीना और करिश्मा की पहली एंट्री, वो भी एक स्केच है। रॉबर्ट और भल्ला का पूरा ट्रैक, वो अपने आप में एक कॉमेडी शॉर्ट फिल्म जैसा है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब कहानी एक सीधी रेखा में नहीं चलती, नहीं, बल्कि छोटे छोटे एपिसोड्स को जोड़कर आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कहानी इतनी बिखरी हुई थी, तो फिर दर्शकों को बांधकर क्या चीज रखती थी? किरदार। हाँ, यहीं पर निर्देशक राजकुमार संतोषी की कारीगरी सामने आती है। उन्होंने इन बिखरे हुए हिस्सों को किरदारों के मजबूत धागे से पिरोया है। आप कहानी भूल सकते हैं, लेकिन आप अमर का बड़बोलापन, प्रेम का भोलापन, तेजा का खौफ या क्राइम मास्टर गोगो की बेवकूफी नहीं भूल सकते। बिल्कुल, ये किरदार इतने यादगार हैं कि वो कहानी के बिखराव को महसूस ही नहीं होने देते। ये एक मोज़ेक आर्ट की तरह है। अच्छा, जहाँ दूर दूर से देखने पर छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। पहली बार में शायद ये टुकड़े बिखरे हुए लगे, लेकिन जब आप इसे बार बार देखते हैं तो वो पूरी तस्वीर साफ नजर आने लगती है। और किरदारों की बात चली है तो निर्देशक ने यहाँ एक और बड़ा जोखिम लिया था। ये किरदार असल दुनिया के नहीं लगते, ये बहुत लाउड है, बहुत ओवर द टॉप है। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया था। संतोषी ने यहाँ यथार्थवादी सिनेमा के नियम तोड़े और सीधे सीधे कॉमिक्स और कार्टून की दुनिया से प्रेरणा ली। कॉमिक्स से, हाँ, किरदारों की हरकतें, उनके एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि साउंड इफेक्ट्स भी, सब कुछ एक लाइव एक्शन कार्टून जैसा लगता है। अच्छा, इसीलिए इस फिल्म के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं था। या तो आप इस अजीबोगरीब दुनिया को पूरी तरह अपना लेते या सिरे से खारिज कर देते, और शुरू में ज्यादातर लोगों ने शायद इसे खारिज ही कर दिया। लेकिन आज अमर और प्रेम की जोड़ी तो मिसाल बन चुकी है। आमिर खान का अमर, जो खुद को दुनिया का सबसे चालाक इंसान समझता है, लेकिन हर बार फंस जाता है। और उसके ठीक उलट सलमान खान का प्रेम, जो दिल का इतना साफ है कि वो मूर्खता की हद तक भोला लगता है। आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। क्या लाइन है! ये जोड़ी असल में दिमाग और दिल की टकराहट है। अमर हर चीज दिमाग से सोचता है, तिकड़म लगाता है। हाँ। प्रेम हर चीज दिल से करता है, भावनाओं में बह जाता है।
और जब ये दोनों टकराते हैं तो कॉमेडी का एक ऐसा झरना बहता है जो रुकता ही नहीं। और कास्टिंग भी कितनी सही थी। कमाल थी। आमिर ने उस किरदार की चालाकी को अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से पकड़ा तो सलमान की सहजता ने प्रेम के भोलेपन में जान डाल दी। और सिर्फ हीरो ही क्यों, हीरोइनों को भी नहीं भूल सकते। 90 के दशक में अक्सर महिला किरदार सिर्फ गानों और सजावट के लिए होते थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ रवीना टंडन और करिश्मा कपूर की भूमिका काफी अलग थी। बहुत अलग। वे कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को चलाने वाली थी। याद कीजिए, पूरी फिल्म में वो इन दोनों से एक कदम आगे रहती हैं। सही बात है। चाहे वो पहचान बदलने का खेल हो या फिर नकली अपहरण की योजना, वो ज्यादा होशियार और आत्मविश्वासी नजर आती हैं। वो सिर्फ अमर प्रेम के चुटकुलों पर हंसने के लिए नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कॉमेडी में बराबर की भागीदार थी। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे इस फिल्म की असली जान कहा जाता है, सहायक कलाकार। मुझे लगता है कि ये हिंदी सिनेमा की उन गिनी चुनी फिल्मों में से है जिसके हर एक सहायक किरदार को लोग नाम और डायलॉग से जानते हैं, बिना किसी शक के। चलिए शुरुआत करते हैं परेश रावल से। तेजा। एक ही फिल्म में दोहरी भूमिका, और वो भी दो ऐसे किरदारों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, एक तरफ शातिर डरावना तेजा और दूसरी तरफ सीधा साधा बेचारा रामगोपाल बजाज। जिस आसानी से उन्होंने इन दोनों किरदारों के बीच स्विच किया, वो अभिनय की एक मास्टर क्लास है। आप एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि ये दोनों किरदार एक ही अभिनेता निभा रहा है। बिल्कुल नहीं। और तेजा का वो डायलॉग, मार्क्स किधर है, आज भी मीम बनता है। हाँ, लेकिन अगर विलेन की बात हो तो क्राइम मास्टर गोगो को कैसे भूल सकते हैं। नहीं भूल सकते। एक ऐसा विलेन जिसे किसी को डर नहीं लगता, सब हंसते हैं। आया हूँ, कुछ तो लेकर जाऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। मोगैम्बो का भतीजा। सोचिए, उस दौर में जहां अमरीश पुरी जैसे खतरनाक विलन थे, वहां एक ऐसा विलन लाना जो खुद अपनी बेइज्जती करवाता है, कितना बड़ा जोखिम था। सही बात है। गोगो डराता नहीं, थकाता है। हाँ, उसका पूरा किरदार ही एक मजाक है। और शक्ति कपूर ने उसे जिस अंदाज में निभाया, उसने उसे अमर बना दिया। फिर वो छोटी छोटी भूमिकाएं, विजू खोटे का रॉबर्ट, शहजाद खान का भल्ला, गलती से मिस्टेक हो गया। हाँ, हर किसी के पास एक तकिया कलाम था, एक पहचान की, जो आज तक लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल। महमूद, देवेन वर्मा, जगदीप जैसे पुराने कॉमेडियन को एक साथ लाना भी एक सम्मान जैसा था। हर किरदार को इतनी बारीकी से लिखा गया था कि कोई भी फालतू नहीं लगता। यही वजह है कि जब लोग कहते हैं कि ये सहायक कलाकारों की फिल्म है, तो वो गलत नहीं होते। तो फिर सवाल वहीं आकर रुक जाता है, इतनी सारी खूबियों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं चली? समीक्षकों ने इसे बचकाना कहा, दर्शकों ने इसे तुरंत नहीं अपनाया। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? मुझे लगता है गड़बड़ फिल्म में नहीं, समय में थी। समय में? हाँ, जैसा हमने शुरू में कहा, दर्शक उस वक्त एक खास तरह का सिनेमा देखने के आदी थे। एक सीधी साधी कहानी, इमोशनल गाने और एक दमदार क्लाइमैक्स। ओके। अंदाज अपना अपना ने इनमें से कोई भी बॉक्स टिक नहीं किया। इसकी कॉमेडी बचकानी नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान थी, जो शायद पहली बार में पकड़ में नहीं आई। तो इसकी असली जिंदगी कब शुरू हुई? इसकी असली जिंदगी तो शुरू हुई सैटेलाइट टीवी और होम वीडियो के आने के बाद। हाँ, ये वो दौर था जब हम एक ही फिल्म को केबल पर हफ्ते में 10 बार देख सकते थे। ठीक वहीं पर जादू हुआ, जब लोगों ने इसे अपने घर के आराम में दोस्तों और परिवार के साथ बिना किसी उम्मीद के बार बार देखना शुरू किया, तब इसकी परतें खुलने लगी। अच्छा। पहली बार में जो डायलॉग छूट गया था, वो दूसरी बार में पकड़ में आया। तीसरी बार में किसी किरदार के एक्सप्रेशन पर ध्यान गया। ये एक ऐसी फिल्म बन गई जिसे आप साथ में देख सकते थे और जिसके डायलॉग साथ में बोल सकते थे। एक सामूहिक अनुभव बन गई। हाँ, एक पर्सनल अनुभव से एक सामूहिक अनुभव बन गए। और मैंने कहीं पढ़ा था कि फिल्म के कई यादगार संवाद तो सेट पर ही कलाकारों ने बना दिए थे। हाँ, और ये बात पर्दे पर साफ दिखती है। फिल्म में एक अजीब सी सहजता है, एक स्वाभाविकता है जो लिखी हुई नहीं लग सकती। जब कलाकार एक दूसरे के साथ इतने सहज होते हैं कि वो सीन के बीच में कुछ नया जोड़ देते हैं, तो वो जादू पैदा करता है। वो स्पॉन्टेनिटी ही इस फिल्म की आत्मा बन गई। वाह, ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। और कल्ट बनने की इस यात्रा में एक और बहुत खूबसूरत बात है, ये फिल्म हर उम्र में आपको अलग तरह से नजर आती है। बिल्कुल, और शायद यही किसी कलाकृति के कालजयी होने का सबसे बड़ा सबूत है। कैसे? सोचिए, जब हम बच्चे थे तो ये सिर्फ क्राइम मास्टर गोगो और ओए माँ वाले चुटकुलों की फिल्म थी। हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ इसकी सिचुएशनल कॉमेडी पे हंसते थे।
जब हम थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में आए, तो इसमें समाज पर एक व्यंग्य नजर आया। 2 बेरोजगार युवक जो शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं। हाँ, ये हमारे आसपास की हकीकत का एक मजेदार चित्रण लगा। सही। और आज जब हम इसे देखते हैं तो ये शायद सिस्टम पर एक कटाक्ष लगती है। 2 सीधे साधे लोग हैं और पूरी दुनिया उन्हें ठगने में लगी है। एकदम सही। इसका मतलब है कि फिल्म नहीं बदली, हम दर्शक उसके साथ साथ बड़े हो रहे हैं और हमारे अनुभव के साथ साथ फिल्म के मायने भी गहरे होते जा रहे हैं। यही कालजयी कला का लक्षण है। वो समय के साथ संवाद करती है। अंदाज अपना ने दर्शकों को वक्त दिया कि वो उसे समझे, और दर्शकों ने भी उसे बार बार देखकर ये सम्मान दिया। ये एक 2 तरफा रिश्ता था जो धीरे धीरे सालों में मजबूत हुआ। तो कुल मिलाकर अंदाज अपना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किसी फिल्म की महानता का फैसला सिर्फ उसके रिलीज के दिन की कमाई से नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। कुछ फिल्में वाइन की तरह होती हैं जो समय के साथ और बेहतर होती जाती हैं। ये सिखाती है कि कभी-कभी अपने अंदाज पर अड़े रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और यहाँ एक विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। ये तो साफ है कि ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या आज के दौर में, जहाँ किसी भी फिल्म का भविष्य उसके पहले 3 दिनों की कमाई पर तय हो जाता है, हाँ, पहले वीकेंड पर ही, क्या आज के दौर में अंदाज अपना जैसी कोई फिल्म बन भी सकती है? क्या आज के सिनेमा में ऐसे प्रयोगों के लिए कोई जगह है जिन्हें समझने और सराहने में दर्शकों को दशक नहीं तो कम से कम कुछ महीने लगे?